सर आपने लिखने भेजा था जो मोलर कंडक्टिविटी। अरे मोलर कंडक्टेंस हो गया था। व्हाट इज द CO2 डेफिनेशन? cancel. अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस? Measure of conductance of 1 mole electrolyte solution. हाँ अच्छा, ये लैम्डा एम एंड काप्पा के बीच में क्या होगा रिलेशन? काप्पा मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। लैम्डा मतलब मैंने क्या लिखा था? लैम्डा मतलब मैंने लिखा था कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब या V ml सॉल्यूशन। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं काप्पा इंटू V, है ना? हियर V सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू होगा काप्पा इंटू V। तो यहाँ पे देखो 1 मोल V सेंटीमीटर क्यूब में है 1 मोल, V सीसी में है 1 मोल, तो 1 सीसी में होगा 1/V। तो 1 सीसी में जितना मोल्स है उसको हम लिख सकते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन। सो आई कैन राइट दिस एज कॉन्सेंट्रेशन और इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर सीसी। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एम इज इक्वल्स टू काप्पा बाई सी। यहाँ पे सी इज नॉट इन मोलरिटी, ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जाम में अगर ऐसा रिलेशन दिया है तो समझ लेना यहाँ पे सी है आपका मोल पर सेंटीमीटर क्यूब या मोल पर ml, ठीक है। इसके बाद देखो लैम्डा एम के साथ हमें निकालना है मोलरिटी, या लैम्डा एम को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ काप्पा एंड मोलरिटी। कैसे करेंगे? देखो मोलरिटी एम है, मान लो एम है मोलरिटी, मतलब एम मोल्स इन 1000 ml, तो 1 मोल इन 1000 बाई m ml। ना 1000 बाई m इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिया है ऑलरेडी V सेंटीमीटर क्यूब ले लिया है या V ml ले लिया है ना? 1 मोल प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे देखो ऐसे ही आ रहा है 1 मोल इन 1000 बाई ml सॉल्यूशन। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू हो जाएगा काप्पा इंटू 1000 बाई m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखो ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूले में जो काप्पा है, काप्पा का डेफिनेशन मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब से डिफाइन किया है, नॉट इन SI, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से। तो तुम अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो काप्पा को तुम्हें सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। मीटर में अगर काप्पा का वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं केमिस्ट्री में मैक्सिमम जगह पे सेंटीमीटर वाला यूज होगा, तो तुम लोग क्या करोगे, सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहां तक हो गया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, लैम्डा एम का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ लैम्डा एम
काप्पा का क्या होता है यूनिट, बताओ कोई। Sir, ohm inverse Ohm centimeter inverse inverse. centimeter inverse. ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। काप्पा का होता है ओम इनवर्स। अच्छा मैं यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, मोल पर सीसी, मतलब मोल सेंटीमीटर -3 होगा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1, होगा नहीं होगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कैसे मैंने निकाला यूनिट। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा ये एक इलेक्ट्रोलाइट है एक्स बी वाई, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस। अब देखो इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो आयन है आयंस का भी होगा मोलर कंडक्टिविटी, आयंस का भी हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ molar conductivity of the electrolyte will be the summation of conductivity of individual ions। तो यहाँ पे एक मोल ये टूट के कितना मोल दे रहा है, A प्लस एक्स मोल दे रहा है, तो x इंटू लैम्डा m ऐसा प्लस y इंटू लैम्डा m ऐसा, ठीक है। तो अगर आयनिक कंडक्टेंस दिया है तो हम मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं सबसेट का। उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ लिया क्या? No, sir. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट present in V centimeter cube solution। मोलर कंडक्टिविटी क्या था 1 मोल, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो गोष्ट हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन n नॉर्मलिटी। n मतलब क्या होता है नॉर्मलिटी, ये सब तुम लोग को पता ही होगा नॉर्मलिटी मोलरिटी। जब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, Molarity into n factor equal to normality. अच्छा नॉर्मलिटी गोष्ट होता है n इंटू मोलरिटी, ठीक है। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अगर हम लैम्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पे पुट कर दो n इंटू m, पुट कर सकते हो,
उससे क्या होगा, उससे लैम्डा एम इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आएगा नहीं आएगा, इसमें किसी को डाउट है? n की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया है, उसके बाद कप्पा इंटू 1000 बाई एम जो रहेगा वो हो जाएगा लैम्डा एम, और ये n इससे ट्रांसफर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा यूनिट? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंस इनवर्स, ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। ये ऐसा है, इसके लिए अगर हम ऐसे निकालेंगे, अच्छा 1 इक्विवेलेंट सम में बताओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक्स बी वाई कितना ग्राम इक्विवेलेंट ए वाई प्लस देगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक्स बी वाई कितना देगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस? सर एक्स, तनिष बताओ। सर 2 में नहीं सर वाई, एक मिनट। 1 इक्विवेलेंट ऑफ ये कितना इक्विवेलेंट ऑफ ये देगा? तनिष तुम बताओ। सर x देगा। नहीं सर 2 मिनट 2 इक्विवेलेंट तो 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा ना। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? जितना ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट उतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये 1 इक्विवेलेंट है तो ये भी होगा 1 इक्विवेलेंट, अच्छा हाँ सर सॉरी होगा 1 इक्विवेलेंट। रोज रोज बोल रहा हूँ एन फैक्टर वाला पार्ट को पढ़ो, नहीं तुम लोग नहीं पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जितना ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट है उतना ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट होगा। सारे स्पीशीज का इक्विवेलेंट सेम होगा, तो यहाँ पे हमें एक्स वगैरह मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल ऐसा लिख देंगे। ये हो गया।
देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये आयनिक कंडक्टेंस, इसके लिए एक तो हो सकता है मोलर आयनिक कंडक्टेंस और एक हो सकता है इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस, दोनों हो सकता है। तो जो भी है, कंडक्टेंस ऑफ आयन एंड साइज ऑफ आयन के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? कंडक्टेंस ऑफ आयन एंड साइज ऑफ आयंस के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? Inverse proportion. इनवर्स। और जब हम साइज ऑफ आयन का बात कर रहे हैं, साइज ऑफ आयन इन सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लो तुम्हारे पास है K प्लस एक्वा, Na प्लस एक्वा, Li प्लस एक्वा, किसका आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा? बोलो, क्या बताओ, आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा किसका होगा? अरुजा, तुम हो क्लास में, अरुजा बताओ, आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा किसका होगा? नहीं है वो। प्रिया, सर लिथियम। लिथियम का ज्यादा होगा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसका साइज छोटा है। इसका आंसर और कोई देना चाहेगा? सर पोटेशियम। पोटेशियम का आयनिक कंडक्टेंस, अरे नॉर्मली गैसियस आयन का नहीं पूछा है यहाँ पे। गैसियस आयन में तो ऐसा होता है, यहाँ पे एक्वा पूछा गया, हाइड्रेटेड रेडियस पढ़ा है, हाइड्रेटेड रेडियस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, बार बार बहुत जगह में पढ़ा है। अगर हाइड्रेटेड रेडियस की बात करेंगे तो Li प्लस साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका साइज सबसे ज्यादा हो रहा है तो इसका कंडक्टेंस सबसे कम होगा। पूरा 11th को खा चुके हो, पूरा 11th खा चुके हो, छुट्टी में 11th में कुछ रिवीजन नहीं किया है। इतना अच्छा तुम लोगों को मौका मिला था सारी चीजें रिवीजन करने का, कुछ नहीं किया, पूरा खाया पिया और सोया और कुछ नहीं। एक भी चीज मतलब पूरा 70% 11th का भूल चुके हो। देखो H plus has the highest lambda m at any temperature followed by OH minus ions। H plus and OH minus का कंडक्टेंस
बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर तुम एसिडिक सॉल्यूशन लो या बेसिक सॉल्यूशन लो, ये H3 पॉजिटिव है, ये ऐसा है, तुम लोगों को मैंने बोला था ऑटो प्रोटोनेशन हो जाता है। ये जो H प्लस है, ये H प्लस अभी यहाँ पे जाएगा, ऐसे ट्रांसफर होगा। ये जो मैंने मैकेनिज्म किया है एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोनेशन। H प्लस यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अब ये बन गया, यहाँ पे और एक H2 होगा, और एक ट्रांसफर होगा, यहाँ पे और एक H2 होगा, ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है। इसका भी मैं तुम लोगों को एक PDF भेज दूंगा छोटा सा, वहां से लिख लेना। तुम लोगों को मैंने एक इमेज भेजा है, देखो जल्दी से एक बार। दिख रहा है सबको? सबको ये इमेज दिख गया? Yes. तो इस जगह पे उस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, H प्लस का सबसे ज्यादा होता है कंडक्टेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मान लो HCl, LiCl, NaCl, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस पूछा गया है। बताओ क्या होगा आंसर? सबसे ज्यादा किसका होगा कंडक्टेंस? यदि तुम बताओ। अदिति तुम बताओ, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसमें होगा? बोलो अदिति, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसमें होगा? HCl में क्यों होगा बताओ? HCl में क्यों होगा बताओ? बोलो। क्या बोल रहे हो?
श्रुति तुम बताओ। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा? सर Li LiCl का होगा। क्यों होगा बताओ LiCl का? सर LiCl का कि लैटिस एनर्जी जो होता है वो चार्ज ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैटिस फैटिस यहाँ से कहाँ से आ गया? मैंने अभी तक ये जो आज से क्लास में लैटिस एनर्जी का कोई बात किया है क्या? नो सर। समय तुम बताओ। HCl। बाकी लोग, तुम लोग को ये कुछ समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोल दिया ना यहाँ पे, अरे सब में Cl माइनस है, सब में ही Cl माइनस है। ये HCl, LiCl, NaCl, तो Cl माइनस के कारण कंडक्टेंस सबके लिए सेम होगा। Cl माइनस तो कॉमन है ना, और यहाँ इसके लिए और क्या है? H प्लस है, इसके लिए क्या है? Li प्लस, और इसके लिए क्या है? Na प्लस। अभी तो बोला मैंने H प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अरे लिख भी दिया मैंने, H प्लस हैज द हाईएस्ट कंडक्टेंस एट एनी टेम्परेचर। हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? तनिष बताओ, हाईएस्ट का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है ना? और कुछ तरीके से मुझे लिखाना पड़ेगा क्या Yes, हाईएस्ट sir. को? दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर लिख दिया मैंने, H प्लस हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस। कैसे ये सौम्य तनिष बार बार कैसे आंसर कर पा रहे, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने तो यहाँ पे कोई एकदम क्वांटम फिजिक्स तो नहीं पढ़ा दिया ना मैंने। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखाया था, H प्लस हैज द हाईएस्ट लैम्डा m। दिख के तो समझ में आना चाहिए। इसमें 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 सब में क्लोराइड है, सब क्लोराइड के लिए सबका कंडक्टेंस सेम ही होगा। कैटायन क्या? इसमें H प्लस, इसमें Li प्लस, इसमें Na प्लस, और H प्लस का सबसे ज्यादा होता है कंडक्टेंस। तो ऑर्डर हो जाएगा ऐसा। HCl के बाद संस्कृति बताओ, HCl के बाद कौन आएगा? बोलो। HCl के बाद कौन आएगा? सर NaCl। HCl के बाद आएगा NaCl, उसके बाद आएगा LiCl। H प्लस एंड OH माइनस का साइज बहुत छोटा है, तो हम लोग सोचेंगे हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उससे कंडक्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। H प्लस OH के लिए कुछ अलग तरीके से उसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, तो मैंने तुम लोगों को भेज दिया है व्हाट्सएप में। ये ध्यान रखना है, H प्लस एंड OH माइनस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, H प्लस का नंबर 1 होता है, OH का होता है सेकंड पोजीशन। ये अपन H2O सॉल्वेंट में देखते हैं ना? हाँ मोस्ट ऑफ द, हाँ H2, मोस्ट ऑफ द केस में H2। हाँ और कोई सा अगर भी तुम और कोई लेते हो पोलर सॉल्वेंट, तो H2 में जैसा ऑर्डर होता है उसमें ऐसा ही ऑर्डर होगा। अगर तुम नॉन पोलर कर दोगे तब तो कुछ अलग हो जाएगा। नॉन पोलर जब कर दोगे तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट है। जो कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट है उसका ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेशन। और यहाँ पे जो हम सॉल्वेशन का बात कर रहे हैं वो आयन डाइपोल का बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट पोलर ही होना चाहिए, ठीक है। पर आपने जो नॉन पोलर में तो आयनाइजेशन होगा नहीं ना। अगर आयनाइजेशन ही नहीं होगा तो कैसे कंडक्टेंस होगा?
सर आपने जो इमेज भेजी है उसमें अमोनिया का एग्जांपल दिया है, हाँ, उसमें तो NH2 माइनस मतलब जो उसके आयंस होंगे उसका दिया है कि उसकी हाईएस्ट होगी कंडक्टेंस। एक मिनट, कौन सा बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे NH4 का मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं उसको? जैसे तुम ले लो इसको, जैसे ये ले लो ना तुम, HCl प्लस NH3 ले लो, HCl प्लस NH3, इसमें तुम्हारा NH4 प्लस बनेगा, ठीक है। अब इस NH4 प्लस का कंडक्टेंस का बात हो रहा है। यहाँ पे HCl को मैंने कहाँ पे डिसॉल्व किया है? NH3 के अंदर। यहाँ पे HCl को मैंने NH3 के अंदर डिसॉल्व किया है, तो NH4 प्लस बनेगा एंड तुम्हारा बनेगा Cl माइनस। और ये एक्चुअली में क्या, ये एक्चुअली में है क्या? NH4 Cl है। अच्छा ओके सर। और देखो, अगर ऐसे मैं तुमसे बात करता हूँ, H, देखो H प्लस OH माइनस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं H2O आपका सबसे अच्छा कंडक्टेंस दिखाएगा। बताओ क्यों? H2O सबसे अच्छा कंडक्टेंस क्यों नहीं दिखाएगा? H2O सबसे अच्छा कंडक्टेंस क्यों नहीं दिखाएगा? इसका ना तो H प्लस भी है, OH माइनस भी है, उसके बाद भी सबसे अच्छा कंडक्टेंस नहीं दिखाएगा। बताओ क्यों? सर वो मैकेनिज्म तो हर सॉल्वेंट फॉलो करेगा। नहीं। सर डिसॉल्व वो कम डिसोसिएट होगा। हाँ, H2O क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट नहीं होगा ना, तो कहाँ से आयन वायन बनेगा? जो H प्लस OH माइनस बनेगा वो तो बहुत कम होगा, ठीक है। H2O से H प्लस OH माइनस बनता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनता है, इसीलिए H2O सबसे ज्यादा कंडक्टेंस नहीं दिखाएगा। अल्फा भी तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना, अल्फा के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कंडक्टेंस वगैरह। तो उसके बाद है नया हेडिंग, कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। और यहाँ पे देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज में देखना पड़ेगा। अगर डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या होता है? बढ़ता है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा का कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा ऐसे ही वार्निंग होता है, तो नो इफेक्ट ऑन अल्फा, ठीक है। जब डाइल्यूशन करने से
डायल्यूशन करने से जो आयन से दूर दूर चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? डायल्यूशन करने से आयंस दूर दूर चले जाएंगे। अगर दूर दूर चले जाएंगे तो कंडक्टेंस अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? बोलो। बताओ क्या होगा, बताओ खराब होगा। क्यों खराब होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी करना है यहाँ पे। यहाँ पे कैटायन आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी करता है, कैटायन तो पूरा चला जाता है। हाँ मतलब सब में बताओ, डायल्यूशन करने से कंडक्टेंस क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? सर इसमें आप कौन से बढ़ना चाहिए सर, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मोबिलिटी तो इंक्रीज होगा ना, आयंस को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने में, आयंस को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा मूव करने में। और क्या होगा, और इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ये भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोच सकते हो तुम, रेजिस्टेंस कम हो हाँ जाएगा। सर हमने ये सोचा था, पूरी बात। तो अगर डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे डायल्यूशन करने से इंटरेक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस, डायल्यूशन करने से इंटरेक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस। और क्या होगा, आयंस कैन गेट more space to move freely। इससे क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगा एंड कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेंगे काप्पा वर्सेस सी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, इनिशियली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेगा ही। इनिशियली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नंबर ऑफ आयंस या एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो पहले ऐसे इंक्रीज होगा, उसके बाद ऐसे डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा उसके बाद डिक्रीज होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनिशियली कंसंट्रेशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। अच्छा, काप्पा का डेफिनेशन क्या है, काप्पा का डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा, उससे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा या एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बहुत ज्यादा आयंस हो जाएगा, उससे क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीज होगा और कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अपने मन से यहाँ पे लिख लेना तुम लोग। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
अब अच्छे से इस चीज को देखो। ए बी एक इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट है, ये ऐसे टूट रहा है, मान लो T0 पे ये 100 मोलर है, 100 मोल है, ये 0 है। अब मैंने क्या किया है, इसको ऐसे रख लेते हैं। अरे कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम होगा, तो इसका मान लो 40 हो गया, इसका 40 हो गया, मतलब 40 मोल ए बी डिसोसिएट हुआ है, तो 40 मोल ए प्लस एंड 40 मोल बी माइनस बनेगा, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, तो इसको लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बताओ कोई? by 3 ना 2 by 3 2/3 या 0.4 होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 होगा ना? हाँ जो भी है अल्टीमेटली 0.4 आएगा आंसर। 40 डिसोसिएट हुआ है, 40 अपॉन 100, तो 0.4 होगा ना। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे देखो, जितना तुम क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ पे प्लॉट क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए, बताओ। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीमेंट। देखो कंडक्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे देखो, मैंने इस जगह पे, के लिए तो सारे रुक जाओ, देखो यहाँ पे देखो 100 है, कंसंट्रेशन 100 है, मैंने क्या किया है और 100 ऐड किया है, 100 एडेड। जब 100 हमने ऐड किया है, अब कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लो अल्फा डिक्रीज होके हो गया है 0.3, ऐसा हो गया है। लेकिन मेरे पास अभी कितना टोटल है, टोटल मेरे पास अभी है 200 मोल्स ऑफ एबी है। या तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ये जो 100 है, 100 का डिसोसिएशन ऐसे होगा, इससे तुम्हारा आया है, तो ऐसे बोल सकते हैं, देखो। अच्छा, इससे टोटल नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएंगे डिसोसिएट होने के बाद। हाँ, टोटल नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो जाएंगे, वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अभी, अब देखो, अब इक्विलिब्रियम में ऐसा हो गया है
मान लो ये 60 और बचेगा कितना 140, ठीक है, बचेगा आपको 140, तो कितना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सर 80 बचेगा ना, क्या बोल रहे हो? 80 बचेगा ना। 80 क्यों बचेगा? नहीं, अब तो अच्छा मैंने 100 पूरा इसके करने के बाद बाद ऐड किए। मैंने इक्विलिब्रियम कर दिया। इक्विलिब्रियम में अभी ऐसा है 140 है ये, और ये अच्छा 60। अच्छा ए भी अभी हाँ बचा ठीक है है। 140, मतलब इनिशियल जो मैंने 100 लिया था उसको कंसीडर करके। हाँ ठीक है समझ। पहले 100 था, इक्विलिब्रियम में ऐसा हुआ, मैंने और 100 ऐड किया है, अब इक्विलिब्रियम में 140 ए बी है और 60 ऐसा है, ठीक है। इसके बाद मैंने और 100 ऐड किया है, अब मान लो अल्फा हो गया 0.2 हो गया है, तो इसको कुछ कर दो, ये अभी भी 60 अगर रहेगा, 60 करने से नहीं होगा, हाँ देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद कैटायन एनायन का अमाउंट क्या हो जाएगा? एक टाइम के बाद कैटायन एनायन का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ऐसा ही हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले मैंने 100 लिया था, उसके बाद मैंने फिर से और 100 ऐड किया है, तो इक्विलिब्रियम में अभी ऐसा हो गया 140 ये हो गया, और ये 40 और ये 60 हो गया है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 0.3। यहाँ पे मैंने अल्फा कैसे निकाला है? मैंने यहाँ पे अल्फा निकाला है, टोटल अमाउंट कितना है 200, और कितना डिसोसिएट हुआ है? 60 डिसोसिएट हुआ है, तो कितना आएगा? 60/200 0.3 आएगा। उसके बाद मैंने और 100 ऐड किया है, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में ये 60 है, ये 60 है, और ये आपका 240 है। यहाँ पे कितना डिसोसिएट हुआ है? यहाँ पे 60 डिसोसिएट हुआ है, और 300 मैंने इनिशियली लिया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिक्रीज होगा, लेकिन ये आयंस कांस्टेंट हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, लेकिन ये आयंस कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आयन कांस्टेंट हो जाएगा, उससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद काप्पा का इंक्रीमेंट नहीं होगा। देखो यहां से यहां तक काप्पा का आयंस का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताओ, मैं और को बता दूंगा कैसे हुआ है ये। कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ आयंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद कंडक्टेंस का इंक्रीमेंट नहीं होगा। और देखो ना, एक टाइम में जब ऐसा आएगा, जब अल्फा 0 हो जाएगा, तब तो कोई नया आयंस आएगा नहीं, तो आयंस कांस्टेंट हो जाएगा। जब अल्फा 0 हो जाएगा, तब कोई नया आयन आएगा ही नहीं, जो पहले था उतना ही रह जाएगा। अच्छा सर, मतलब इतने रहते हैं सर आयंस इसमें की? वो वाला इफेक्ट नहीं है? क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो।
तो इसमें मतलब वो वाला इसमें इफेक्ट नहीं कंडक्टेंस आएगा की जो वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आया था, मतलब कंडक्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। हाँ, पहले इंक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है। नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहा है ना, ये नहीं बढ़ रहा है। सर मतलब डिक्रीज नहीं होगी इसमें? नहीं, डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज तुम्हारा उसमें होगा, मोलर कंडक्टेंस में हाँ होगा। वही पूछ रहे, डिक्रीज तो नहीं हो नहीं है ना, लॉजिकली देखो ना, डिक्रीज वो कहाँ से होगा? कंजेस्टेड नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ? कोई एक बोलो, मुझे दोनों का सुना नहीं इधर अच्छे से, कोई एक बताओ। कप्पा का मीनिंग क्या है? कप्पा का मीनिंग है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने से हम क्या देख रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है। और डिक्रीज वाला कब होगा? मोलर कंडक्टेंस में होगा, वो देखेंगे अभी। कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए कप्पा बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़े इसको लेके, बताओ सर जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में भी वो डिक्रीज होके फिर कांस्टेंट हो जाता है ना, कौन से वाले किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिक्रीज होके कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, ऐसा कर सकते हो। हाँ हाँ। सर वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों नहीं होता? हाँ सर वही तो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोल रहे हो? डिक्रीज हो जाएगा बाद में। हाँ ये जो फैक्टर आपने बताया इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, ये बढ़ जाएगा और आयंस को स्पेस कम मिलेगा मूवमेंट के लिए, ये सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस और ये तो इंटरेक्शन वाला फंडा तो यहाँ पे ऐसे ही कम है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसे ही कम देता है आयंस। वाला इसमें नहीं लगेगा। इंटरेक्शन वाला फंडा तो यहाँ पे तो ऐसी ज्यादा डोमिनेट नहीं है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस तो कम देता है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही कम आयन देता है, तो इंटरेक्शन वाला फंडा उतना ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और देखो, जब इनिशियली तो ज्यादा अल्फा था, धीरे धीरे अल्फा कम हो रहा है, तो ये जो तुम बोल रहे हो इंटरेक्शन वाला फंडा, वो तो लगेगा ही नहीं, मतलब आयंस तो कांस्टेंट हो गया है, आयंस तो बढ़ नहीं रहा है ना। हाँ हाँ सर समझ। आयंस थोड़ी बढ़ रहा है, आयंस तो कांस्टेंट हो गया है, तो कहाँ इंटरेक्शन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ से होगा? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आयंस कांस्टेंट हो गया है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आयंस बढ़ जाता तब हम कहते हैं इनिशियली आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटरेक्शन वाला फैक्टर कम है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही कम आयन देता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही कम आयन देता है, इसीलिए इंटरेक्शन वाला फैक्टर उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है कंपेयर टू द नंबर ऑफ आयंस। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग के लिए तो बहुत ज्यादा हाँ देता सर है, समझ गए। लेकिन वीक के लिए नंबर ऑफ आयंस पहले से ही कम होता है, तो इंटरेक्शन वाला फंडा या इंटरेक्शन वाला पॉइंट उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है कंपेयर टू द नंबर ऑफ आयंस वाला पॉइंट। Here the increment in number of ions is more dominating than the increment in the interaction of ion. उसके बाद है लैम्डा m वर्सेस concentration। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे हम रूट सी का प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट यहाँ पे दिखने में क्या होगा? पहले लैम्डा m का डेफिनेशन क्या है? प्रिया बता जल्दी से, प्रिया
What is the definition of lambda m? Sir, conductance of 1 mole electrolyte solution in VML solution. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से लैम्डा एम का क्या होगा? Decrease. तुम्हारा आंसर है डिक्रीज, समय बताओ। डिक्रीज। देखो डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा बताओ? मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे इंटरेक्शन वाला फंडा काम में आएगा। देखो तुम चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, लैम्डा एम का डेफिनेशन क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। इफ वी increase the concentration, then volume of 1 mole electrolyte decreases। इससे क्या होगा? मोबिलिटी, इंटरेक्शन between ions increases, mobility of ion increases, conductance कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने? mobility of ions decreases, conductance decreases। तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होता है प्लॉट, स्ट्रेट लाइन वाला होता है। इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पे तो अल्फा का कोई लेना देना नहीं है, अल्फा तो कांस्टेंट रहता है यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी लिख लेना यहाँ पे, अल्फा डज नॉट चेंज, ये मेन फैक्टर है यहाँ पे, अल्फा डज नॉट चेंज। अच्छा देखो यहाँ पे C का वैल्यू 0 होगा, जो C का वैल्यू 0 होगा देन वी कैन नॉट कॉल इट ए सॉल्यूशन। C का वैल्यू 0 मतलब क्या होता है? C का वैल्यू 0 मतलब कोई सॉल्यूट नहीं है, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूशन भी उसको हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो कंडक्टेंस है उसको हम ऐसे बोलते हैं, जब C टेंस टू 0 होगा, जब C टेंस टू 0 होगा देन लैम्डा m टेंस टू, लैम्डा m को हम बोलेंगे लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इंफिनिटी। लैम्डा m इंफिनिटी, लैम्डा m इंफिनिटी का मीनिंग क्या है? मोलर कंडक्टेंस। देखो C टेंस टू 0 मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। C टेंस टू 0 मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनका नाम होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो और एक नाम क्या होगा इसका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका ऐसा नाम क्यों हुआ? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। H2O तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो जब अगर उसमें कोई आयंस प्रेजेंट ही नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा कैसे होगी? ज्यादा कब बोला? ज्यादा सबसे ज्यादा होगा कब मैंने बोला? कंसंट्रेशन 0 पे। तो वो होगा नहीं ना, ये तो इनवैलिड पॉइंट है, ऐसा होगा नहीं ना।
यहाँ पे हम किसका मेजर कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का प्लॉट बना रहे हैं। C = 0 पे इलेक्ट्रोलाइट तो मतलब होगा ही नहीं ना, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? C टेंड्स टू 0 बोल रहे हैं। और C टेंड्स टू 0 मतलब हम वाटर का मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं कंडक्टेंस, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट का मेजरमेंट कर रहे हैं कंडक्टेंस। Here we are measuring the conductance of the electrolyte, not the solvent. हालांकि सॉल्वेंट भी इसमें इंक्लूड होगा, तो अलग फैक्टर है, सॉल्वेंट का भी वहां पे रोल है। एनसीईआरटी में इक्वेशन ऐसा दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस b√c। ये जो मैंने लास्ट में प्लॉट बताया वो स्ट्रेट लाइन वाला प्लॉट है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। ये लैम्डा इन्फिनिटी यहाँ पे क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। b को हम बोलते हैं, अच्छा इस इक्वेशन का नाम है dy इक्वेशन। b depends on type of इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका टाइप AB है या AB2 है, ये पॉइंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों पॉइंट याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, ये तीनों पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो ये हो गया, जल्दी से देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। देखो इसको थोड़ा उल्टा करते हैं, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा अल्फा बढ़ेगा। तो अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अब ज्यादा आयंस देगा। स्ट्रॉन्ग के लिए तो डाइल्यूशन करो या कुछ भी करो, नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन वीक के लिए डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ने से अल्फा इंक्रीजेस, दैट मींस नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट increases। अल्फा बनने से नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इससे क्या होगा? इससे आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? डाइल्यूशन इंक्रीज करने से मोबिलिटी बढ़ेगा। मोबिलिटी इंक्रीमेंट होगा, कंडक्टेंस इंक्रीमेंट होगा। तो दो फैक्टर यहाँ पे कंडक्टेंस को इंक्रीमेंट कर रहा है डाइल्यूशन करने से, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्लॉट होगा। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे दो फैक्टर डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस को इंक्रीमेंट कर रहा है। नाउ लुक एट दिस केस। यहाँ पे ग्राफिकली यू कैनॉट फाइंड लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पॉसिबल है क्या? ग्राफिकली लैम्डा m नॉट फाइंड करना पॉसिबल है क्या? या एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पॉसिबल है यहाँ पे लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? बताओ कोई, बताओ कोई। अरे पॉसिबल कैसे? यू कैनॉट एक्सट्रापोलेट, ये तो पूरा जैसे ही चला जाएगा ना। नो सर, प्रैक्टिकली we are unable to determine this for
डिटरमाइन लैम्डा m इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको लिख लेना तुम लोग। चलो आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म। थैंक यू। तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिख लिया है? किसने नोट लिखा है? जो पिया ने मुझे भेज दिया है नोट्स, बाकी किसने लिखा है क्या? यस सर। जल्दी से लिखो, मैं कल फिर से भेजूंगा। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक। बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।